गुजरात में बल्कि भारत एज अ होल, और उसके साथ ही किस तरीके का रिसर्च चल रहा है, कहाँ किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बेशक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक जोन बनाया गया है जो गुजरात का एक्सपीरियंस जोन है। क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है जहाँ पे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को भी डिस्प्ले किया गया है, प्राचीन संस्कृति को डिस्प्ले किया गया है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है और उसके साथ ही जो टूरिज्म है उनके एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इतना ही नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस दी गई है इस गुजरात एक्सपीरियंस जोन में। तो गुजरात के जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात की संस्कृति हेरिटेज का गुजरात के डेवलपमेंट में, उस जर्नी को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। ई मोबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट है जिसमें ऊर्जा की बात की गई है। ई मोबिलिटी पवेलियन के हिसाब से जो भारत में जो भविष्य का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कैसा रहेगा उसके बारे में बताया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स आएंगे, जो इंडस्ट्री और बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो उसके इंटरेस्ट को कैप्चर कर सकेगा। जी, निश्चित तौर पर ये 10वां वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट है। अगर पिछले 9 बार की बात करें, ये कहा जाए कि जो इसकी एक राह रही है, विकास गाथा रही है, उसको किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे आप? क्या कुछ विशेष हासिल किया है इन वर्षों में? और साथ ही साथ अगर आप ये भी बता सकें कि इस बार का जो 10वां समिट है वो किन मायनों में विशेष होने जा रहा है? आपने कुछ अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्चेस की बात की, उसके अलावा भी कुछ हमें जानकारी दे सकें। देखिए, इस बार अगर हम देखें तो आज का सबसे जो अहम चीज हमने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस अलग अलग सेक्टर्स के सीईओ से मिलना हुआ, वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि हम पहले सेमीकंडक्टर्स को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं और ये सही समय है, और यही समय है जब हम सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, वर्कफोर्स को स्किल कर सकें, और उसके साथ ही हम किस तरीके से और ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं। माइक्रोन जैसी कंपनी गुजरात के सारणंद में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, उसका एक R&D यूनिट हैदराबाद में भी है जिसमें कि काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो इस एस्पेक्ट अगर हम देखें तो पूरी तरीके से तैयारी अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से जिसको जो शब्द कहा जाता है पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एक बहुत बड़ा आयाम दिया जा सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को उस पर फोकस है। दूसरा फोकस डीपी वर्ल्ड के भी सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, जो कि पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काम करता है। देखिए, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है तकरीबन 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। पोर्ट एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डीपी वर्ल्ड का पहले भी कांडला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट रहा है। डीपी वर्ल्ड अब चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क्स में भी गुजरात में इन्वेस्ट करे। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है। कई एमओयूज भी साइन हो चुके हैं और कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है डीपी वर्ल्ड के तरफ से, जो कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और पोर्ट डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती है। तो किस तरीके से पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो ताकि लॉजिस्टिक्स आसान हो सके, सप्लाई चेन सुदृढ़ हो सके, उसके ऊपर फोकस है। तीसरा एक सबसे अहम एस्पेक्ट बिजनेस के साथ साथ किस तरीके से एजुकेशन के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाइस चांसलर से मिले डेक्कन यूनिवर्सिटी के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आना चाहती हैं भारत। और यहाँ भारत में जो भारत के जो छात्र जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, अब उन्हें जब धीरे धीरे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत आने लग जाएंगी, तो उनको न केवल भारत के जो छात्र हैं उनको फायदा होगा, बल्कि उसके साथ ही जो एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें या जो छात्र वहां नहीं जा सकते, जो भारत आ सकते हैं, वो भारत आके भी पढ़ सकते हैं। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो आज जो वाइस चांसलर ने हमसे बातचीत में इस बात को कहा कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, और जो डेक्कन यूनिवर्सिटी का कैंपस गिफ्ट सिटी में गुजरात के गांधीनगर में खुल रहा है वो नहीं खुल रहा होता। और केवल 2 महीने हुए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस एनालिटिक्स में,
उस के लिए तकरीबन 500 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और उसके साथ ही वुलुगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जो गिफ्ट सिटी में आएगी। तो ऐसे कर करके जो अगर हम देखें तो ना केवल बिजनेस एस्पेक्ट से, बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, बल्कि एजुकेशन के एस्पेक्ट को भी उन्होंने उतनी ही प्राथमिकता दी, क्योंकि उससे भी जिस तरीके की स्किलिंग की हम बात करते हैं, उससे हम जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, और जो स्किल अभी की जरूरत है उसको डेवलप करने की बात करते हैं। और खासतौर पर जिस तरीके का ब्रेन ड्रेन की पहले बात होती थी कि भारत के छात्र बाहर जाके पढ़ते हैं, और एक तरीके से उसको रिवर्स करने की कोशिश बेशक यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स की भी बात कर रहे हैं। सुजुकी अगर बात करें, सुजुकी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। सुजुकी का और गुजरात का तकरीबन 6 दशकों का रिश्ता रहा है, और ऐसे में इस जर्नी को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जापान का हम जानते हैं, क्योंकि सुजुकी जो है वो जापान की एक कंपनी है, तो सुजुकी का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे एस्पेक्ट, कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है वाइब्रेंट गुजरात। और जिस तरीके से निखिल हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ समय जो 2 बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नहीं हो पाया, हालांकि 2 साल में एक बार होता है, और कोरोना काल के दौरान ये समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। इस बार इसी कारण से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। और चूंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल डोमेन में काफी कुछ हो गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ हो गया है, और कोविड ने काफी हद तक बिजनेस का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बदल दिया है, या हम कह सकते हैं उसमें कई मल्टीपल्स उसमें तेजी ला दी है। तो उसको, उस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अहम और बड़ा मौका है। जी, निश्चित तौर पर एक बात आपने जैसा कि कही, और जिस तरह से भारत की इकॉनमी कुलाचे मार रही है, बिजनेस हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो दुनिया भर में भारत के अर्थ जगत की जो है वो छाप देखिए एग्जिबिट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके, जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीज को लिवेबल बनाया जा सके, और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके। जी, निश्चित तौर पर आपने आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप्स का जिक्र किया। एक जहन में ख्याल आता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सब कुछ भारत में बना हुआ, सब कुछ भारत में का निर्मित, लेकिन जो विदेशी जो कारोबारी हैं उनके साथ में गठजोड़, उनके साथ में सहयोग, और उनके साथ में तकनीक का आदान प्रदान से लेकर के बाज़ार का भी, जिसको कि भारत भी एक बाज़ार है और वहाँ पर भी एक बाज़ार ढूंढने की बात होती है। इस लिहाज से ये जो समिट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कितना एक कदम बढ़ाती हुई नज़र आएगी, आपको लगता है, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और जो नए उद्यमी हैं उनकी बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम अभी इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हम जानते हैं ये गुजरात की बात हो रही है, लेकिन देखिए निखिल, आपने जब प्रश्न पूछा तब भी आपने एक एस्पेक्ट रखा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को सीधे तौर से लिंक किया जा सकता है कि जब गुजरात में जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट आते हैं, या गुजरात में जिस तरीके का बिजनेस आता है, उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक्सपेंशन जब कंपनियां करती हैं, अगर पहले गुजरात में आए उसके बाद अन्य राज्यों में भी एक्सपैंड करती हैं, तो इसका बेशक इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। और हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, फिनटेक के क्षेत्र में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ड्रोन्स हैं, उसके साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप्स, अब देखिए जैसे भारत का स्पेस सेक्टर भी अब स्टार्टअप्स को खुल चुका है, स्काईरूट, अग्निकुल, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो लोगों की जुबान पर इनके नाम है, और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में। और किस तरीके से स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करके आगे स्टार्टअप्स बढ़ सकते हैं स्पेस के क्षेत्र में, वो भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। तो अब कोई भी चीज अगर हम देखें, ना केवल इन सब चीजों में, बल्कि ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देश और दुनिया तक डिस्प्ले कर रही हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, गांवों तक उस रेवेन्यू को पहुंचा रही हैं। तो अगर हम देखें तो ना केवल एक ये स्टार्टअप का जो क्षेत्र है वो एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल तक और ग्लोबली भी होता है।
जब जब गुजरात की बनी हुई चीज देश भर में जाती है और उसके बाद दुनिया भर में जाती है, या देश की कोई किसी भी कोने में बनी हुई चीज एक कंपनी के जरिए या किसी एक वेंडर के जरिए विश्व भर में पहुंचती है, तो बेशक रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है और उसके साथ ही उस चीज की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा करती है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये एक साइकिल है जिसमें इम्पैक्ट हर किसी को होता है, और जो भी इस साइकिल से जुड़े रहते हैं उन्हें इस प्रॉफिट साइकिल में एक बेनिफिट मिलता है। और इसी को कहते हैं कि वायबल बिजनेस क्रिएट करना, और जो कि गुजरात में जिसका कल्चर हमेशा से रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में वायबिलिटी हो, क्या इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, इसको कितना स्केल किया जा सकता है, उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में लोग रखते हैं, और इन सभी एस्पेक्ट्स को एक तरीके से जो बिजनेस, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स आते हैं ऐसे समिट्स में, वो ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढते भी हैं कि पता चले कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मेघना, वो बहुत चमक धमक के साथ में एक ट्रेड शो को परिलक्षित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, समझाएं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का, बड़े उद्यमियों का एक ट्रेड शो नहीं है, बल्कि इस बिजनेस से जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो तमाम जो समिट है, ये इससे पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को, जो आम आदमी है, वो भी इससे प्रभावित होता है, और उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी एक हिस्सेदारी है। देखिए निखिल, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर जैसे इस ट्रेड शो में अगर मैं बात करूँ तो 13 डोम हैं और 1000-2000 एग्जिबिटर्स हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितनी वैरायटी भी यहाँ पर है। अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस को डिस्प्ले करने की, बड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस, अदानी, टाटा, ऐसे कई कंपनियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसके साथ ही विदेशी कंपनियां भी हैं, देश की भी कंपनियां हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएसएमई का कई मंत्रालयों ने भी अपने यहाँ पर एग्जिबिट्स लगाए हुए हैं। गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी निखिल कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टेक होल्डर के लिए, जिसको जिस अलग जो राज्य है वो अपने स्टेट सेमिनार भी करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्टेट सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कई क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, एग्रो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाय का जो क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्रों में किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस वहां पे किए जा सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, उस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो भी मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेट सेमिनार होगा। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो गुजरात के हिसाब से, गुजरात चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन बनने की ओर है, तो उसके ऊपर भी एक सेमिनार होगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स हो, स्टेक होल्डर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स बात करेंगे कि क्या क्या क्षेत्र हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, किन किन तरीके के चीजों को लाया जा सकता है, इस पर बातचीत होगी। अगर हम देखते हैं तो क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बातचीत होनी है, जो भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके साथ ही चूंकि एमएसएमई की हम बात कर रहे थे निखिल, तो विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स हमेशा हम इनको मेंशन करते हैं। तो ऐसे में जब 2047 तक की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी, ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जो विजन है हमारा 2047 तक का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन दोनों को प्राथमिकता मिले। तो इसके लिए एक एमएसएमई कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें एक इकोसिस्टम की बात होगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाकर अलग अलग तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है राष्ट्र के तौर पर और इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर मेघना।